फील्ड का ये बेटा हमको ये तो पता है कि पॉजिटिव पॉजिटिव सारे या नेगेटिव नेगेटिव सारे एक दूसरे को रिपेल करें। हाँ बट क्यों करें? हाँ, वही वही कल बताया था मैंने, अभी थोड़ी देर बाद फिर बताऊंगा मैं, ठीक है? ओके, अभी समझाऊंगा थोड़ी देर बाद, वो भी समझना, ठीक है? बट अभी मैं बात कर रहा था, जैसे मैंने कल बताया आप लोगों को फील्ड के कंसेप्ट में, कि क्या बात हो रही थी फील्ड के कंसेप्ट पे, अभी क्या बता रहा था मैं, भूल गया मैं। फील्ड पे कुछ बता रहा था मैं आप लोगों को, तुम लोगों को तो याद होना चाहिए यार, कुछ बताने वाला था मैं जस्ट। अच्छा हाँ, मैं वो उसकी बात कर रहा था। क्लियर? ओके, जरा फील्ड के कंसेप्ट को ध्यान से समझेंगे आप लोग, फील्ड का कंसेप्ट कैसे काम करता है, ठीक है? ओके, मैंने बोला अगर कोई चार्ज पार्टिकल है तो उस चार्ज पार्टिकल की वजह से कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल ही इंपेक्टेड हो सकता है। ये बात समझ में आ रही? मैंने आपको बताया एक न्यूट्रल बॉडी है, या न्यूट्रल बॉडी, उसे किसी से कोई मतलब नहीं है। क्लियर? वो पहले से ही संतुष्ट है अपने घर में। ओके, और एक बंदा ये है, इसको किसी चीज की जरूरत है नेगेटिव की, तो ये अपना घर तोड़ करके उसको थोड़ी देगा, या सुनो, वो अपना घर तोड़ करके उसको थोड़ी देगा, बोले कि एक इलेक्ट्रॉन तू ले ले, क्या ऐसा करेगा? वो नहीं करेगा। तो ऐसा नहीं होगा जनरली। बट मैंने बोला अगर इसके पास डेफिशिएंसी है किस चीज की? पॉजिटिव चार्ज की, और इसके पास नेगेटिव चार्ज है, और इसके पास कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। ये बात समझ में आ रही? इसके पास नेगेटिव चार्ज है और इसके पास पॉजिटिव चार्ज है। अब बताओ, अब उसके पास कमी है कि नहीं है? वो स्टेबल होना चाह रहा है कि नहीं होना चाह रहा है? तो ये स्टेबल होना चाह रहा है, और ये भी स्टेबल होना चाह रहा है। दोनों स्टेबल हो रहे कि नहीं हो रहे? तो दोनों स्टेबल होने के लिए मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? यस और नो? भाई इसके पास भी दुल्हन नहीं है और इसके पास भी दूल्हा नहीं है। ओके, तो ये बोल रहे हैं कि चलो कोई नहीं, बढ़िया सिचुएशन है यार, हम लोग खुद शादी कर लेते हैं। यस और नो? और अगर इनकी पहले से शादी है अगर इनकी पहले से शादी है, ओके, तो इसके लिए मुश्किल नहीं हो जाएगी सिचुएशन? क्लियर? वो अपना घर थोड़ी तोड़ेगा उसके लिए। ये बात समझ में आ रही? ये तो भाई जिसके पास, अगर ये मैं बोल रहा हूं, ये इसके पास भी, अच्छा सोचो, यहां भी इस घर में भी दूल्हा है और इस घर में भी दूल्हा है। अब बताओ तो अब ये दोनों शादी थोड़ी करेंगे यार, इन दोनों का सिचुएशन नहीं होगा। अब मैं बोल रहा हूं अगर इसका उल्टा चलते हैं हम लोग, और यहाँ पे एक दुल्हन है और यहाँ पे इस घर पे दुल्हन है, दूल्हा है। अब बताओ तो, अब सिचुएशन ठीक है? तो वही कहानी यार, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव यहाँ प्रेजेंट था, और एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव यहाँ प्रेजेंट थे। ओके, दोनों की शादी हो रखी है मतलब, ओके, तो नो प्रॉब्लम, उनको जरूरत ही नहीं किसी की। ओके, अब मैं बोल रहा हूँ यहां से भाग गया एक पॉजिटिव चार्ज। क्लियर? ओके, और इसका घर वैसे भी स्टेब्लिश है तो इसे भी कोई दिक्कत नहीं है। ओके, ये नहीं वो करेगा। अब मैंने बोला यहां से ये अगर मैंने पॉजिटिव चार्ज भगा दिया तो दोनों बॉडीज पे क्या आ गई बताओ तो? नेगेटिव चार्ज आ गया। अब बताओ दोनों के दोनों नेगेटिव चार्ज स्टेबल होने के लिए क्या करेंगे? पॉजिटिव चार्ज को ढूंढेंगे बेसिकली, और इसके पास तो है ही नहीं यार, तो उसके पास क्यों जाएगा? वही कहानी बैट और बॉल वाली। क्लियर है? इसके पास बैट है भाई, इसके पास बॉल है, इसके पास भी बॉल है, क्या ये दोनों मैच हो सकता है इनका? तो अगर इसके पास बैट होता और इसके पास बॉल होता तो बताओ क्या इन दोनों के मजे हो जाते, बल्ले बल्ले हो जाते, गेम खेल लेते लोग ना, इनका एक मैच हो जाता बढ़िया ना। तो ये इसी को तो ढूंढ रहा, बैट वाले को। सोचो ना यार, अगर आपके पास एक बंदा है, उसके पास बॉल है, दूसरे के पास भी बॉल है, क्या उस बॉल वाला दूसरे बॉल वाले को ढूंढेगा? नहीं ढूंढेगा बेसिकली। तो उसको डिमांड किस चीज की समझ में आ रहा है आप लोगों को? एग्जैक्टली यही तो होता है, हमेशा अट्रैक्ट, अपोजिट नेचर वाले अट्रैक्ट करते एक दूसरे को। यस और नो? मोस्टली जो ये केसेस होते हैं अपोजिट वाले ही अट्रैक्ट कर रहे हैं। अब समझ में, अपोजिट वाले क्यों अट्रैक्ट कर रहे हैं? वो स्टेबल बनना चाह रहे हैं। तो आपने कोवेलेंट बॉन्ड भी पढ़े होंगे, याद आ रहा है आप लोगों को? जहां पे इलेक्ट्रॉन की कुछ शेयरिंग होती थी ना। क्लियर? इसके पास भी कमी, उसके पास भी कमी, और वो शेयरिंग में लगा देते थे ना, तो वो स्टेबल होना यहीं से शुरू होगा। तो वही कहानी यहाँ पे चार्जेस की। क्या चार्जेस समझ में आ रहे हैं आप लोगों को? चार्ज किस तरीके से अट्रैक्शन और रिपल्सन की फोर्स लगा रहे हैं, क्यों लगा रहे हैं, वो समझ में आ रहा है? तो यही कहानी है चार्जेस की। अब चौथे पॉइंट पे चलते हैं हम लोग, जरा देखो तो, इलेक्ट्रिक चार्जेस इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये कैसी क्वांटिटी है? बस स्केलर क्वांटिटी की प्रॉपर्टी पता है आपको, इस पे डायरेक्शन से डिपेंडेंसी है ही नहीं। क्लियर? तो इसको इधर रखो, उस डायरेक्शन में रखो, इससे कोई मतलब नहीं दूसरा। और इसकी एसआई यूनिट क्या होगी? कूलॉम बेसिकली। ओके, ये। और दूसरा, कितने टाइप के चार्जेस होंगे ये पता है सबको? कितने टाइप के होंगे? दो ही टाइप के चार्जेस होते हैं। ठीक है? ओके, तो जैसे हमने पढ़ा था ग्रेविटेशन में एक ही टाइप का मास होता था, वहां नेगेटिव मास टाइप का कुछ नहीं होता था। यस और नो? तो ग्रेविटेशन और इस चैप्टर में यही डिफरेंस है कि ग्रेविटेशन में एक ही टाइप का बॉडी होती थी, मतलब पॉजिटिव मास वाली। वहां नेगेटिव मास वाली बॉडी देखी हमने, और आपने देखा होगा वो बस क्या करते थे? अट्रैक्शन ही होता था, वहां पे सिर्फ अट्रैक्शन होता था। यहाँ पे क्या क्या हो सकता है? अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों हो सकता है। बस यही डिफरेंस है इनके बीच में। बाकी वो काम ऐसे एक ही जैसे करेंगे, सारे फॉर्मूले वैसे ही बने रहे होंगे जैसे वहां बने थे,
पोटेंशियल के, फील्ड के, वो सारे फोर्सेस के वो फॉर्मूले सारे वैसे बनेंगे। बट अच्छा ये क्वेश्चन आ रहा लकी के दिमाग में, क्या वहां पे जो पॉजिटिव मास है दूसरा पॉजिटिव मास है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कैसे कर रहे हैं, ये तो नहीं पूछना चाह रहे? नहीं मैं पूछ रहा हूँ अभी आपने अट्रैक्शन तो बता दिया, एक हाँ। पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, हाँ। तो न्यूट्रल होने के लिए पास आके अपने हाँ। को न्यूट्रल कर सकते हैं। हाँ हाँ बट अगर पॉजिटिव पॉजिटिव है तो वो वहीं पे भी तो रह सकते हैं, रिपल्शन क्यों हुआ? हाँ, वही देखो ना, वही मैं बोल रहा हूँ, वो रिपल्सन इसलिए हो रहा है क्योंकि ये इसके पास भी वही नेचर है, इसके पास भी वही नेचर है। अब दोनों एक ही जैसे हो गए, दोनों गुस्से वाले हो गए बिल्कुल एकदम होके, वो लड़ेंगे ही लड़ेंगे ना, उनका नेचर ही ऐसा है। तो अब इनको बचाना है तो एक दूसरे से दूरी रखेंगे ना रखेंगे, तो वो कहानी होगी बेसिकली। वो दोनों एक ही जैसे नेचर वाले हो गए ना, वो दोनों गुस्से वाले हो गए ना, और वो एक जगह पे वैसे भी नहीं रह सकते थे ना। वो निगेटिव इसका गुस्से को कम कर रहा था, ये इसके साथ में इंडल्ज था, ये इसके साथ में इंडल्ज था, तो इनका गुस्सा शांत हो रखा था। अब इसके साथ जिसके साथ वो इंडल्ज था वही भाग गया, ये इसके साथ वाला भाग गया, वो गुस्सा अब उनको आपस में दिखाना है, तो वो इस तरीके से रिपल्सन में फोर्स लगेगा। क्लियर? एग्जैक्टली ये कहानी नहीं है, कहानी बहुत डीप है आगे की, पर वो सिलेबस का पार्ट नहीं है, बस मैं आपको बच्चों वाले उसमें समझा रहा हूँ। क्या ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? तो अगला देखो, ये कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, और आपको पता है दो टाइप के ही चार्जेस होते हैं, ठीक है? ओके, तो नेचर में दो टाइप के चार्जेस वो होते हैं, वही लिखे यहाँ पे। और लाइक चार्जेस रिपेल और अनलाइक चार्जेस क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। क्या ये बात सबको पता है कि नहीं पता? यस और नो? ठीक है, ओके। अब मैं बात करता हूँ इस साइंटिस्ट की, जरा देखो तो इसको पिक्चर में आ रहा है बंदा, ये देखो, ये क्या नाम है इनका? सर बेंजामिन फ्रैंकलिन। सुना आप लोगों ने नाम इनका पहले कभी? देखो एक बहुत बड़े रिवॉल्यूशनरी थे, ओके, अमेरिका में इनका बहुत बड़ा नाम था, बहुत बड़े साइंटिस्ट भी थे, ओके। तो होता क्या, मैंने आपको पहले भी कहानी सुनाई होगी अगर, तो मैंने बताया था कि साइंस जो जानता है ना वो चीज़ों को कंट्रोल कर सकता है यार। देखो आजकल के ज़माने में जो अपडेटेड है ना वही तो सारी दुनिया चला रहे हैं। देखो अभी अभी आपने कुछ दोनों 1-2 साल पहले सुना एक कि चैट जीपीटी आया, और चैट जीपीटी जिसने बनाया आजकल सबसे ज़्यादा उसी का नाम चल रहा है, याद है आप लोगों को? सैम ऑल्टमस ऐसा नाम है उसका बेसिकली, सबने सुन लिया होगा, अब तक तो नहीं सुना, पर चैट जीपीटी यूज तो सभी कर रहे हैं, पर अपने नाम नहीं सुना, कोई दिक्कत नहीं। पर ये तो देखो यार, जिन लोगों ने टेक्नोलॉजी का अच्छा यूज कर लिया है, साइंस का जिन्होंने बहुत अच्छा यूज कर लिया, वही तो जीत रहे हैं, वही तो चला रहे पूरी दुनिया को। देखो वो एलोन मस्क पूरे अमेरिका को चला रहा है आजकल ना, वो ट्रंप के साथ मिलकर के पूरे अमेरिका को चला रहा है। और ट्रंप ने अमेरिका उसको क्यों चुना? क्योंकि वो सबसे एडवांस इंसान है। देखो सबसे बड़ा रिवॉल्यूशनरी साइंटिस्ट भी बोल सकते हैं आप, या फिर बोल सकते हैं क्या कुछ भी, बिजनेसमैन तो है ही है ना। तो इतना खतरनाक रिवॉल्यूशनरी बिजनेसमैन और साइंटिस्ट और कुछ भी बोल सकते हो, उसको बहुत फेमस बंदा है ना। तो उसका इतना नॉलेज था, उसको साइंस का बहुत अच्छा खासा नॉलेज उसको हो गया, अब वो कुछ भी कर सकता है, तो उसकी पावर इतनी बढ़ गई, वो ओवरकम कर रहा है, अमेरिका को चला रहा है। तो वो जैसा बोलता है वो अमेरिकन प्रेसिडेंट को वैसी चीज़ें माननी पड़ती है। ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो एग्जैक्टली वही हुआ पहले कि साइंस को जिनको आती थी उन लोगों को सुप्रीमेसी दी जा रही थी बेसिकली, और उनको बोला जा रहा था यही क्या है, सबसे ऊपर है, सबसे कहानी उनकी ऊपर थी। मैंने आपको इसकी कहानी बताई थी कोलंबस की कहानी बताई थी मैंने आप लोगों को, याद आ रहा है आप लोगों को? कोलंबस के बारे में कुछ बताया था मैंने, नहीं याद आ रहा? देखो कोलंबस इंडिया की डिस्कवरी करने के लिए निकला था, ठीक है, और वो पहुंचा कहाँ पहुंचा? वो वेस्ट इंडीज पहुंचा, मतलब अमेरिका, वो अमेरिका वाले आइलैंड में पहुंचा, और अब वहाँ से अमेरिका गया बेसिकली, ओके, अमेरिका वाला जो रीजन था वहाँ पहुंचा, और वहाँ पे रहते थे इंडीज लोग, जो मतलब वहाँ के नेटिव लोग थे। जैसे वेस्ट इंडीज लोग देखे आप लोगों ने, क्रिस गेल तो देखा होगा सबने, तो वैसे ही लोग रहते थे अमेरिका में पहले, वो वहाँ के रेड इंडीज भी बोलते हैं उनको। इंडीज एक बहुत बुरा शब्द है, उसका मतलब होता है जो अनपढ़ या फिर क्या ऐसा कुछ भी मतलब ना, ओके, जो देहाती, ऐसे लोगों को इंडीज बोला जाता था। तो अभी ये जो यूरोप के लोग जाते थे इधर उधर, तो वो ऐसे ही लोगों को इंडीज बोलते थे, और ऐसे उन्होंने हमें भी बोला, इसलिए हम लोगों का नाम भी फिर इंडिया पड़ गया ना। और वैसे ही वहाँ वेस्ट इंडीज ना, वेस्ट इंडीज, उन देहाती लोगों को उन्होंने वेस्ट इंडीज बोला वहाँ पे। तो वो लोगों का था पहले अमेरिका, तो वो लोग आदिवासी थे सभी लोग। तो हुआ क्या, कोलंबस पहुंचा वहां पे अपनी टीम के साथ में, पूरा जहाजी बेड़ा लेकर के, और उसके पास इक्विपमेंट भी थे, साइंस पढ़ रखी थी उन लोगों ने, ओके। तो वो गए और उन्होंने वहां पे जो अमेजन रिवर है ना, आपको पता है ना अमेरिका में एक बहुत बड़ी रिवर है अमेजन, वहां पे बहुत डेंस फॉरेस्ट होते थे और वहां बहुत कुछ होता था, बहुत रिच थे वो लोग उस नदी के बहाने, ओके। तो ये इन लोगों ने गए और उन्होंने देखा यार इस जंगल में तो बहुत सारी चीजें हमारे लिए, ओके, और इस जंगल का यूज कैसे अपने लिए किया जाए। तो इन लोगों ने उन नेटिव लोगों को कुछ हल्का फुल्का जैसे भी बहला फुसला करके उनसे सामान या उनसे काम कराना चालू कराया। समझ में आ रहा है आप लोगों को? उनसे काम करवाना चालू कराया।
अब ये लोग क्या करते हैं, अंग्रेज लोग इतने काम कराने से ही खुश नहीं होते ना, ये लोग क्या करते हैं, बहुत मार पिटाई, अपने रूल और बहुत सारी बना लेते हैं, बहुत खतरनाक हो गए, और उससे लोगों को परेशानी होने लग जाती है, होगी। तो इन लोगों ने ऐसा ही करना चालू कर दिया। और कुछ टाइम के बाद क्या हुआ कि जो कोलंबस की टीम थी, उन लोगों का खाना पीना सब कुछ बंद कर दिया उन लोगों ने। उन लोगों को बोला हम कुछ नहीं देंगे तुम्हें, ओके। तो अब इन लोगों को लगा यार हमारा इतना बड़ा सा बिजनेस हमने स्टैब्लिश कर दिया था, वो सब खत्म हो जाएगा ना। तो कोलंबस की वो जो इन लोग, कोलंबस ने क्या चाल चली, इसने बोला कि इन लोगों को जरा डराया धमकाया जाए। तो इसने क्या किया, इसको पता था साइंस, इसने थोड़ी सी साइंस पढ़ी थी और एस्ट्रोलॉजी की एक बुक पढ़ी थी इसने, ओके, जो एस्ट्रोनॉमी की, सॉरी। और एस्ट्रोनॉमी की बुक में एक इवेंट लिखा हुआ था कि सितंबर 5 को रात को 9 से 11 बजे के बीच में एक लगेगा मून एक्लिप्स होगा बेसिकली ना, वो जैसे सन एक्लिप्स होता भी हुआ था अभी ना, तो वैसे ही एक एक्लिप्स लगेगा मून पे बेसिकली, और वो 2-2.5 घंटे तक चलेगा, पूरा मून गायब हो जाएगा। उसे पता थी ये बात ना, और उन लोगों को नहीं पता थी ये बात। और इसने उनको बोला, और वो लोग क्या करते थे, मून को गॉड मानते थे, समझ में आ रहा आप लोगों को। तो इसने बोला देखो तुम लोग बहुत दिन हो गए, तुम लोग हमारी क्या नहीं कर रहे, बहुत अच्छे ढंग से सेवा नहीं कर रहे हैं। अब हमारे पास इतनी पावर है कि हम तुम्हारे गॉड को भी कंट्रोल कर सकते हैं, ओके, और उसको भी खत्म कर जाएंगे। तो इन्होंने ऐसा बोला। अब उन्होंने नहीं माना, उन्होंने बोला गॉड को खत्म करेगा तू है, तो माने ही नहीं, वो लोग माने ही नहीं। उन्होंने बोला इतनी बड़ी प्रॉपर्टी इतने बड़ी थोड़ी होगी तुम गॉड को ही खा जाओगे या गॉड को खत्म कर जाओगे ना। तो नहीं माना उन्होंने। तो एग्जैक्टली वो दिन आ गया और 9 बज गया, और 9 बजे वो एक्लिप्स शुरू हुआ और लोग देखने लग गया कि इसने बोला था कि उस तारीख को ऐसा होगा, और वही होने लग गया ना, ओके। और वो सब लोग डर गए ना। तो उन्होंने रात को, राजा ने क्या करी, वहां पे सभा बुलाई और बोला यार कि इससे बचने के लिए क्या कर सकते हैं। तो उन्होंने बोला हम तो सबसे बड़ा गॉड मानते हैं और गॉड ही हमें चला रहा है, और गॉड के पास ये पावर है, गॉड ही सब कुछ कर सकता है। गॉड ही खत्म हो गया तो हम किस बात के ना, कैसे रह जाएंगे, ये सुनो। तो इन्होंने सोचा जब गॉड ही खत्म कर जाएगा तो यार बहुत मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए, तो हम इनकी कहना मान लेते हैं। और इसने क्या किया, कोलंबस ने ये कमरे में गया, और जब उसने सारी शर्तें रखी, अब और बड़ी शर्तें रखने लग गया कि इतना सामान दोगे। अब पहले 10 क्विंटल आ रहा था, 10 टन आ रहा था, अब 1000 टन दोगे तुम, ओके। ये तो मान गए सब कुछ बेचारे। उन्होंने सोचा अब तो गई जिंदगी, गॉड गया तो जिंदगी भी गई। तो उन लोगों ने मान ली, सारी शर्तें मान ली। अब क्या हुआ, जब सारी शर्तें मान ली उन्होंने, तो नुकसान क्या हुआ, ये बंदा ना, इस बंदे ने देखा अभी अच्छा फायदा है, अच्छा मौका है, अब मैं क्या करता हूँ, अंदर जाकर के इनको बोलता हूँ कि मैं कुछ पढ़ रहा हूँ, कुछ यहाँ से कुछ मंत्र या कुछ भी पढ़ रहा हूँ, ओके, और उससे वो क्लियर हो जाएगा। और इसे पता था कितनी देर में क्लियर हो जाएगा, बुक में लिखा हुआ था, लिखा रहता वो। तो उसमें लिखा हुआ था कि 2 घंटे बाद क्लियर हो जाएगा। तो 2 घंटे तक अंदर बुक खोल के खाली टाइम पास कर रहा था, हाँ, खाली खोल रखी उसने बुक, और उन्हें लग रहा कि ये कुछ पढ़ रहा है, कुछ खतरनाक मंत्र पढ़ रहा है और क्लियर हो रहा है। देखो उन्हें धीरे धीरे क्लियर होने लगी यार, एग्जैक्टली जैसे इसने बोला वैसे हो गया। तो उन लोगों को लगा कि एग्जैक्टली यही है भाई, सुप्रीम पावर तो यही है, हम जिसे मून बोल रहे थे, इस मून पे भी कंट्रोल इसका है। और इस तरीके से यूरोपियन लोग वहां बसना चालू हो गए, और यूरोपियन की सुप्रीमेसी होगी वहां पे। तो वहां एक भी गोरा नहीं रहता था पहले, ये अमेरिकन, ये यूरोपियन लोग वहां पे गए पहले, और कोलंबस ने इस तरीके से उल्लू बनाया वहां की जनता को। और ये रियल कहानी है ना। तो इस तरीके से देखो, उसने साइंस पता थी या उसको एस्ट्रोनॉमी का थोड़ा बहुत नॉलेज था, उसने उसका यूज करके लोगों को बेवकूफ बनाया। ऐसा तो हो रहा है अभी भी दुनिया में, यही तो हो रहा है। लोग जिसको थोड़ा बहुत, जैसे चैट जीपीटी का, या जिसको थोड़ी बहुत और अच्छी नॉलेज है उसकी कंप्यूटर की, वो हम लोगों को बेवकूफ बना लेते हैं ना। कभी ये ठग, कभी वो ठग, इस तरीके से बना के बेवकूफ बना लेता हम लोग को। जिसे पता नहीं है, गवर्नमेंट को देखो पता नहीं होता, गवर्नमेंट बाद में रूल बनाती है, वो पहले ही काम कर जाते हैं। और फिर क्या होता है, पुराने जो कानून बने होते हैं ना, जैसे किसी ने आपसे ठगी कर ली 1000 करोड़ की, ओके, और हुआ क्या, गवर्नमेंट ने रूल नहीं बना रखा उस पर, तो होगा क्या कि उसको कुछ भी सजा नहीं होगी, क्योंकि रूल तो बना ही नहीं उस चीज़ पे ना। जो ठगी उसने करी उस पर रूल नहीं बना। अब गवर्नमेंट जब रूल बनाएगी तो ठगी तो पहले हो चुकी ना, तो उस पर कोई काम नहीं करेगा, तो आपका पैसा तो गया। तो ऐसा ही जिसके पास जितनी नॉलेज है, जैसी अच्छी नॉलेज है, जो उसका यूज कर रहा है, वो लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। तो ऐसा ही होता था साइंस में उस टाइम पे। तो क्रिस्टोफर, ये जो बेंजामिन फ्रैंकलिन की कहानी है, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन क्या कर रहे थे, इन्होंने देखा उस जमाने में कि जो आकाशीय बिजली होती थी ना, जो क्या बोलते लाइटनिंग, तो लाइटनिंग देख करके सब लोग अपने घरों में दुबक जाते थे, अभी भी तो दुबकते हैं, और बोलते थे कि यार कुछ आकाश से ऐसा, मतलब कोई मैसेज आ रहा बड़ा खतरनाक वाला, लाइटनिंग वाला, हाँ। तो सब लोग उसी को सुपर पावर मान रहे थे। अब इसने देख लिया यार कि जो बिजली है ना, इसने घर पे बिजली डेवलप करके देख ली एक बार कि ये चार्जिंग ऐसे भी हो सकती है, ये बिजली में ऐसे भी बना सकता हूँ ना, उसे बोलते हैं स्टैटिक चार्जेस।
स्टैटिक चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिसिटी आती है, वो उसे बोलते हैं हम लाइटनिंग। तो इसने क्या किया, एक बहुत लंबी काइट निकाली ना, उस पर मेटल का वो स्ट्रिंग लगाई, मेटल का धागा लगाया, वो मांझा जो लगाया मेटल का, और लंबी सी काइट ले ली और उस काइट को उड़ाया कहाँ तक, बादलों तक। ओके, और उसको थोड़ा वेट किया, गीला रखा उसको, ताकि उससे क्या हो पाए, जो चार्जेस थे ना उसकी स्ट्रिंग पे आ जाए। और इस तरीके से इसने सबके बीच में वो प्रैक्टिकल किया बरसात वाले उस वाले दिन, कौन सा वाला दिन, जो मतलब थंडरस्टॉर्म वाले दिन। और हुआ क्या, उसकी स्ट्रिंग पे वहां से वहां तक लाइटनिंग आई और लोगों को लगा यही गॉड है, यही सुपर पावर है, इसने मतलब लाइटनिंग को बना के दिखा दिया हमने, जो गॉड बना था लाइटनिंग ये इसने बना दी बेसिकली। क्लियर? तो इस तरीके से इसने वो प्रैक्टिकल करके छा गया था पूरे अमेरिका में। क्लियर? तो वहीं से यही वो बेंजामिन फ्रैंकलिन था जिसने क्या किया, चार्जेस की डिस्कवरी करी। डिस्कवरी पहले से चल रही थी बट इसने चार्जेस को नाम भी दिया। ठीक है, तो इसी ने वो टर्म डेवलप की जो नेगेटिव बोलते हैं हम और पॉजिटिव बोलते हैं। वैसे प्लस और माइनस होता है तो उसको हम नेगेटिव और पॉजिटिव, ये क्लियर। ये कैपेसिटर सुना आप लोगों ने, कैपेसिटर, कंडेंसर, ऐसा नाम सुने, सब उसी ने बना रखे हैं। तो सब इसी साइंटिस्ट की देन है ये सब कुछ, ये सारे टर्मिनोलॉजी। तो ये था वो साइंटिस्ट बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो इसने सबसे पहले चार्जेस पे काम किया और इसने देखा कि चार्जेस कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। और इसको ये नहीं पता था इलेक्ट्रॉन तो बहुत देर में आया, इसके 400-500 साल बाद पता चला हमें इलेक्ट्रॉन के बारे में। ओके, तो तब तक उसे बस चार्जेस के बारे में पता था। तो उस चार्जेस को नाम जो दिया गया था, यहाँ पे नाम लिखा भी होगा इलेक्ट्रॉन, कुछ अलग से लैंग्वेज में लिखा होगा, यहाँ पे नहीं लिखा होगा, मैं बताता हूँ इसमें लिखा होगा कहीं, मैंने यहाँ पे देखो, हाँ नहीं लिखा इसमें भी नहीं ना, यहाँ इस साइड में नहीं, हाँ एक अजीब से तरीके से इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ था उस जमाने में। और उस इलेक्ट्रॉन का मतलब एक मेटल पीस होता था, ये इस तरीके से इलेक्ट्रॉन लिखा जाता था, ये वाला इलेक्ट्रॉन लिखा जाता था उसमें। ओके, और वो इलेक्ट्रॉन एक मेटल का पीस होता था या ज्वेल होता था, ज्वेल होते जैसे, तो वो ज्वेल होता था और उस ज्वेल का नाम था इलेक्ट्रॉन। तो उसी के नाम पे इलेक्ट्रॉन नाम दिया गया। और उसे भी नहीं पता इलेक्ट्रॉन क्या है। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी बहुत देर में हुई, 1897 में। वो कौन सा हो, याद कर दो, वो जे थॉमसन ने 1897 में डिस्कवरी करी। ओके, और उससे पहले 1879 में वो थॉमस एल्वा एडिसन बल्ब की डिस्कवरी कर चुका था। लाइट आ रही है, लाइट का बल्ब जल रहा है, पर उसे नहीं पता किस चीज़ से जल रहा है। क्लियर? ये बात समझ में आ रही? पर वैसे ही चार्जेस थे, पर वो चार्जेस क्या क्या थे, कौन से फॉर्मेट में था, उसको नहीं पता था। तो उसने यही किया, उसने जो इलेक्ट्रॉन के बारे में सोचा ना, या बताया, ओके, या देखा उसने 2 टाइप के चार्ज, तो उसने इलेक्ट्रॉन को कौन सा वाला चार्ज दे दिया, नेगेटिव चार्ज दे दिया, और प्रोटॉन को कौन सा वाला चार्ज मान लिया, पॉजिटिव चार्ज बोल लिया। ये चार्जेस पॉजिटिव और नेगेटिव ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये 2 अलग अलग टाइप के हैं यार। एक हंसने वाला बच्चा, एक रोने वाला बच्चा है। ओके, तो अगर मैं एक बच्चे का नाम डे रख रहा हूं तो दूसरे का क्या नाम रखूंगा, नाइट रखूंगा। या सुनो, अगर एक को मैं ब्लैक बोल रहा हूं दूसरे क्या बोलूंगा, अगर एक को मैं अप बोल रहा हूं दूसरे क्या बोलूंगा। बस एग्जैक्टली यही होना था। तो उसने देखा यार एक नया टर्म बनाता हूं मैं, एक को प्लस बोला दूसरे क्या बोला, माइनस बोला। अब गलती यहाँ एक गलती होगी, उसे नहीं पता था ना उस टाइम, उस जमाने तक। ओके, तो उसने इलेक्ट्रॉन को अगर पॉजिटिव नाम देता तो बहुत चीजें आसान हो जाती है हमारे लिए। आपने देखा भी, इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो हो रहा तो करंट इधर फ्लो होता है, याद है आप लोगों को? बस वो कन्वेंशन यहीं से खराब हुआ था ना। तो आपने पढ़ा भी था कि कन्वेंशन डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, याद आ रहा है आप लोगों को? वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट होता है। अगर वो इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव नाम देता तो ऐसा कुछ भी दिक्कत नहीं आती। तो वो कहानी यहीं पे गड़बड़ हुई थी इलेक्ट्रॉन्स की। क्या ये बात सबको समझ में आई? ये तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी और ये चार्जेस की डिस्कवरी यहाँ शुरू हुई थी। अब हम चार्जेस की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे बेटा। ओके, ये चार्ज की हिस्ट्री थी, अब हम चार्ज की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। चार्ज सबको समझ में आ गया? तो चार्जेस की हिस्ट्री देखेंगे हम लोग कि चार्ज कैसे कैसे काम करते बेटा। ठीक है, ओके, तो लिखो आप लोग जरा चार्जेस के बारे में। क्या ये नोट किया आप लोगों ने, वो वाला स्लाइड पे जो आया था, थोड़ा बहुत कोई नहीं, मैं उसको भेज दूंगा, वो लिखने की जरूरत नहीं है फिर। ठीक है, ओके। तो इलेक्ट्रॉन जो चार्ज है ना, इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है, या जो चार्ज है, चार्ज की ऐसा यूनिट क्या है बताओ? अभी आई थी, कूलॉम है बेसिकली। और चार्ज स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। बस ये सारी प्रॉपर्टी आपको याद रखना। बस मैं चार्जेस की एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी बता रहा हूं आपको। ठीक है, ओके। ये भी सबको पता है, लाइक चार्जेस क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, और अनलाइक चार्जेस क्या करते हैं बेटा, अट्रैक्ट करते हैं। क्लियर है? तो अब लिखना आप लोग बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ द चार्जेस। तो चार्जेस कुछ बेसिक प्रॉपर्टी होती है वो लिख रहे हैं हम लोग। तो बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस, चार्जेस लिखना। बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस।
तो कुछ बेसिक प्रॉपर्टी देखेंगे हम चार्जेस की। पहले लिखना आप लोग एडिटिविटी। एडिटिविटी, ओके। तो एडिटिविटी में क्या मतलब है? एडिटिविटी का मतलब है कि हम चार्जेस को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ओके। आपने पढ़ा होगा एक नॉर्मल अलजेब्रा होती है, एक वेक्टर अलजेब्रा होती है, याद है? तो हम लोग स्केलर क्वांटिटी को नॉर्मल अलजेब्रा की तरह ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ओके। बट जो वेक्टर क्वांटिटी थी उनके लिए वो अलजेब्रा काम नहीं करती। उनकी अलजेब्रा याद है आप लोगों को? वेक्टर अलजेब्रा, जिसमें आपने ट्रायंगल लॉ पढ़ा, पैरेललोग्राम लॉ पढ़े, याद आ रही है? तो वेक्टर्स उस पे काम करते हैं, पर ये चार्ज स्केलर क्वांटिटी है, ये कौन से रूल पे काम करेगा? नॉर्मल अलजेब्रा पे। तो नॉर्मल अलजेब्रा पे कैसे काम करेगा? जैसे मैंने बोला एक बॉडी पे +5 माइक्रोकूलम चार्ज है, दूसरे पे -3 माइक्रोकूलम चार्ज है, इन दोनों बॉडीज को कांटेक्ट में लाया तो नेट चार्ज कितना होगा इस बॉडी का? तो देखो +5 और -3 को आप सीधे सीधे ऐड कर सकते हैं नॉर्मली अलजेब्रा के अकॉर्डिंग। कितना आ जाएगा आंसर? +2 माइक्रोकूलम। क्या ये बात समझ में आई? बस नॉर्मल अलजेब्रा ये तो होती है। तो ये एडिटिव रूल है, एडिटिव प्रॉपर्टी यही है, इतनी सिंपल है एडिटिव प्रॉपर्टी। क्या क्लियर है? यस और नो? तो ये एडिटिव प्रॉपर्टी है। एडिटिव प्रॉपर्टी कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, इतना सिंपल। इसके जैसे मैं बोल रहा हूँ एक पे -3 है, दूसरे पे -4 है, या -3 है दूसरे पे भी। अब बताओ इन पे नेट चार्ज कितना होगा? -6 होगा। अगर एक पे -3 है, दूसरे पे +3 है, नेट चार्ज कितना होगा? बस इतना। ये एडिटिव प्रॉपर्टी है। तो ये एडिटिव प्रॉपर्टी सबको समझ में आ गई कि हम नॉर्मल अलजेब्रिकली उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अब आगे लिखना आप लोग दूसरी प्रॉपर्टी लिखना आप लोग, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है, ओके। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। लिखना आप लोग क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। अच्छा बताओ, क्वांटम 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 फिजिक्स या क्वांटम के बारे में कुछ जानते हैं आप लोग? क्वांटम का क्या मतलब होता है? हाँ, क्वांटम का मतलब है, क्वांटम में हम क्या करते हैं कि जो फंडामेंटल चीज है ना, सबसे छोटी यूनिट जो है उसको स्टडी करते हैं, फिर उसको ग्रुप ऑफ पार्टिकल में उसको कन्वर्ट करके फिर उनकी स्टडी की जाती है। मतलब सबसे छोटा जो पार्टिकल है ना किसी चीज का, उसमें जाके स्टडी करते हैं। जैसे मुझे बायोलॉजी में मतलब मुझे बात करना ब्रेन सेल की, तो ब्रेन में क्या हो रहा है उसको स्टडी करने के वहां पे एक सेल की स्टडी करूंगा मैं, वहां का सेल कैसा है, ये बात समझ में आ रही? तो उस सेल पे काम होता है। जब भी कोई आदमी बीमार होता है ना, तो आपने देखा होगा वो ब्लड लेते हैं और उस ब्लड का इतना सा ब्लड ले रहे हैं और उससे सारी इंफॉर्मेशन निकाल रहे हैं। तो ब्लड में भी तो ब्लड सेल तो है वो, तो उस ब्लड सेल में से एक सेल निकाली और उसकी स्टडी की। वो सेल बीमार है या क्या चल रहा है उसके साथ, या उसके क्या से खाना बना रहा है, क्या बना रहा है, जो भी करते होंगे वो सारी स्टडी करके फिर आदमी के बॉडी के बारे में बताते हैं। बस एक सिंपल सेल निकाला उन्होंने और उस सेल को रखा किसी उसमें ट्यूब में और उसकी स्टडी करी और उसका नेचर से बता दिया कि आदमी में इतनी बीमारी हो रही है इसको। क्लियर है? ये बात समझ में आ रही? तो हमने क्या किया, पूरे आदमी की पूरे आदमी को मशीन के अंदर डाला। बस क्या किया, उस आदमी का थोड़ा सा ब्लड निकाला और उस ब्लड को देखा हमने, ब्लड में बहुत सारी चीजें हैं, ब्लड से ही पता चल रहा, तो ब्लड को मशीन के अंदर डाला और ब्लड में भी जो भी हो रहा था वो चीज स्टडी किया। वैसे ही मैंने बोला एक एलिमेंट में चौक का बिहेवियर देखना चाह रहा हूं कि चौक कैसा बिहेव करता है पानी में डालने पे, होगे तो मैं चौक का, या फिर चौक किसी और सब्सटेंस के साथ कैसा बिहेव करता है, तो मैं पूरी चौक का डब्बा ना लेकर के या चौक का सिंपल एक एटम ले लूं या एक मॉलिक्यूल ले लूं चौक का, अगर वो मॉलिक्यूल से बना हुआ है तो उस मॉलिक्यूल का किसी उस दूसरे मॉलिक्यूल के साथ कांटेक्ट करता हूं, उन दोनों मॉलिक्यूल के बीच में कैसी बॉन्डिंग हो रही, क्या हो रहा है, उसको स्टडी करके मैं चौक और उस दूसरे मटेरियल का इंटरेक्शन समझ सकता हूं कि नहीं समझ सकता हूं। तो मैं कर क्या रहा हूं, सबसे छोटी यूनिट जो है ना उस पे जाके उनकी स्टडी कर रहा हूं। तो यही करते हैं हम क्वांटम फिजिक्स में। क्लियर हुई बात ये? अब क्या हुआ, हमने क्या किया, हमने देखा क्वांटाइजेशन में हम क्या कर रहे हैं, सबसे छोटा किसका क्वांटाइजेशन हो रहा है, चार्जेस का। किसका क्वांटाइजेशन? चार्जेस का। तो हमने देखा कि नेचर में सबसे जो फ्री अवेलेबल सबसे छोटा चार्ज कौन सा है, किस बॉडी पे है, तो वो मिला इलेक्ट्रॉन पे। हमने देखा कि जो नेचर में फ्रीली अवेलेबल है, वैसे इलेक्ट्रॉन के अंदर भी मतलब चार्जेस होते हैं, ओके, वहाँ पे डिफरेंट क्वार्क्स होते हैं, क्वार्क्स के फॉर्म में होता है अगर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के अंदर जाएंगे तो, ओके, बट वो फ्रीली एग्जिस्टेंस में नहीं होते हैं। आप लोग फ्री छोड़ेंगे तो एग्जिस्टेंस में नहीं रहेंगे वो। तो हमने देखा फ्रीली अवेलेबल जो चार्ज है वो कौन सा अवेलेबल था हमारे पास, इलेक्ट्रॉन। तो हमने चार्ज को किसके सबसे छोटा फॉर्म था उसका, वो इलेक्ट्रॉन था। तो हमने चार्ज को किसके फॉर्म में क्वांटाइज किया, इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में।
मतलब किसी बॉडी पे सबसे जो छोटा चार्ज हो सकता है, जैसे मैंने बोला ह्यूमन बॉडी किस चीज से बनी, सेल से, तो सबसे छोटी यूनिट क्या होगी ह्यूमन बॉडी की, सेल होगी। वैसे ही चार्ज की सबसे छोटी यूनिट क्या होगी, इलेक्ट्रॉन। कितने भी चार्ज है वो चार्ज के इलेक्ट्रॉन के कॉम्बिनेशन से बनेगा। ये बात समझ में आई? क्योंकि फ्रीली एग्जिस्टेंस में जो होंगे वो इलेक्ट्रॉन्स होंगे बेसिकली। ओके, तो मैंने बोला जो भी चार्ज आएगा बॉडी पे किसके टर्म में आएगा, इलेक्ट्रॉन के टर्म में आएगा। अब मैं जरा आपको क्वांटाइजेशन का प्रिंसिपल समझा रहा हूँ। क्या ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो मैंने बोला हम किसी कंट्री में गए और वहां पे जो सबसे छोटा जो सिक्का है, कॉइन है, वो 2 रुपए का है। कितने का है? 2 रुपए का। ओके, और उससे छोटा नहीं है, 1 रुपए का वहां कॉइन नहीं चलता है। तो मैंने बोला यार कि इस कंट्री में मुझे 4 रुपए बनाने हैं, 4 रुपए चाहिए मुझे। ओके, 4 रुपए चाहिए तो मैं कैसे कैसे बना सकता हूँ, 2 + 2, 2 कॉइन ले लूंगा, क्या बन गए 4 रुपए। क्या ये बात सबको समझ में आई? अब मैंने बोला यार मुझे 8 बनाने हैं, तो 8 बना सकता हूँ कि नहीं बना सकता हूँ मैं? 2 + 2 + 2 + 2, कितने कॉइन चाहिए मुझे? 4 कॉइन चाहिए, 2 रुपए। क्या बन जाएंगे कि नहीं बन जाएंगे? पर मुझे उस दिन 9 रुपए चाहिए थे, मैं बाजार जा रहा था और मुझे 9 रुपए चाहिए थे। अब मुझे बताओ क्या मैं 9 रुपए बना सकता हूँ यहाँ से, इस कंट्री की कॉइन से? भाई इंडिया से लेके नहीं जाना है, बस उस कंट्री का कॉइन बनाना है। क्या बना सकता हूँ मैं ऐसा? चलो देखो ये ऐसे बनाता, मैंने बनाया तो कितना बन गया, 8 हो गया। अगर मैं 4 कॉइन लेता तो कितना बन जाएगा, 8। और अगर मैं 4 कॉइन से आधा कॉइन का तो कोई मतलब होगा नहीं, आधा कॉइन मतलब टूटा हुआ कॉइन कौन लेगा ना, होगी तो उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो अब बताओ क्या मैं 5 लेता हूं तो 5 लेने से काम बनेगा मेरा? तो 5 लेने से 10 हो जाएगा। और मुझे चाहिए कितना था? क्या ये में 9 पॉसिबल हो सकता है? ये 9 पॉसिबल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि सबसे छोटी यूनिट ही कितनी है, 2 है। तो हमेशा जो भी आंसर आएगा वो 2 के इंटीजर मल्टीपल में आएगा कि नहीं आएगा? अगर मुझे 10 चाहिए तो 10 को कैसे लिख सकता हूं मैं, 2 × 5। 2 रुपए के कितने कॉइन चाहिए मुझे? 5 कॉइन चाहिए। अगर मुझे 12 बनाना है, 12 बनाने के लिए 2 रुपए के कितने कॉइन चाहिए? यस और नो? क्या ये बात समझ में आई? और अगर मुझे चाहिए 2 रुपए के n कॉइन, क्या ये बात समझ में आई? तो n की वैल्यू कुछ भी होगी उतना पैसा हो जाएगा मेरे पास। देखो n की वैल्यू अगर मैं 10 रख लेता हूं, तो मैंने बोला 10 कॉइन है मेरे पास, तो आपको पता चल गया मेरे पास पैसे कितने हैं, 20 रुपीज है मेरे पास। क्या ये बात समझ में आई? अगर मैं n की वैल्यू 30 रखता हूं, आपको समझ में आ गया मेरे पास पैसे कितने हैं? तो जो भी पैसे होंगे क्या वो 50 रुपए हो सकते हैं मेरे पास? हो सकते हैं यार। 25 × 2 करूंगा तो 25 कॉइन लूंगा तो 50 होगा कि नहीं होगा? क्या बताओ मेरे पास 51 रुपए होंगे कि नहीं होंगे? 51 रुपए नहीं हो सकते मेरे पास। क्या ये बात समझ में आ रही? तो हमेशा जो भी मेरे पास रुपीज होंगे वो क्या 2 के इंटीजर मल्टीपल में होंगे कि नहीं होंगे? यस और नो? तो देखो 2 का इंटीजर मल्टीपल यही तो है, यहाँ पे बस n की वैल्यू इंटीजर होनी चाहिए। इंटीजर सबको पता है, 1 2 3 4 5 6 6 7 इस तरीके से ये इंटीजर होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर है। क्लियर? तो नेगेटिव में -1 -2 इस तरीके से। तो आपको समझ में आ गया, मुझे पॉजिटिव इंटीजर में चाहिए बस नंबर्स। क्या ये बात समझ में आई? ये तो मुझे पॉजिटिव इंटीजर में नंबर चाहिए बेसिकली। तो मैंने आपको बताया कि अगर मुझे चार्ज चाहिए होंगे तो हमेशा किसके इंटीजर मल्टीपल में होगा? जब कॉइन चाहिए होगा तो 2 के इंटीजर मल्टीपल में होगा। वैसे ही मैंने बोला सबसे छोटा चार्ज क्या हो सकता है यहाँ पे? इलेक्ट्रॉन का चार्ज। तो सबसे छोटा 1 इलेक्ट्रॉन। कितना इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन। तो 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है पता है आप लोगों को? तो 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। क्लियर? तो मैंने बोला किसी बॉडी पे कुछ चार्ज है तो सबसे छोटा चार्ज होता है 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर। क्लियर? 1 इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर उस बॉडी पे चार्ज हो सकता है। अब मैंने बोला मुझे चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर। कितने इलेक्ट्रॉन ले लिए मैंने? 2 इलेक्ट्रॉन। तो चार्ज कितना हो जाएगा? 2 × 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज। याद समझ में आ रही? देखो इस पे वैल्यू कितनी आ रही, पैसे की वैल्यू कितनी आ रही? 5 कॉइन है तो 1 कॉइन की वैल्यू कितनी है? 2। तो 5 × 2 10 आ गई पैसे की वैल्यू। तो ये वैल्यू है, ये यहाँ पे वैल्यू है। वैसे ही यहाँ पे मैं चार्ज लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ? चार्ज। यहाँ पे लिखूंगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज। क्या ये बात समझ में आ रही? तो देखो जब भी किसी बॉडी पे जो चार्ज होगा ना वो हमेशा किसका? इलेक्ट्रॉन का चार्ज का इंटीजर मल्टीपल होगा। किसका इंटीजर मल्टीपल होगा? इलेक्ट्रॉन के चार्ज का इंटीजर मल्टीपल। देखो क्या मैं n की वैल्यू 1 ले सकता हूँ? 1 इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है कि नहीं है? क्या मैं n की वैल्यू 2.5 ले सकता हूँ? 2.5 का मतलब 2.5 इलेक्ट्रॉन। 2.5 इलेक्ट्रॉन मतलब 1 इलेक्ट्रॉन ये, 1 इलेक्ट्रॉन ये और 1 उनका बच्चा नहीं ना। वो आधे का क्या मतलब हो गया? आधे का कोई एग्जिस्टेंस है? मैं बोल रहा हूं क्लास में आज आए हैं 23.5 बच्चे ये 23.5 बच्चे आए, क्या ये पॉसिबल है? सोचो यार, हर एक स्टूडेंट 12th क्लास का जो भी है तो वो तो 23 हो गया, 24 हो सकता है। क्या 0.5 कुछ हो सकता है? नहीं ना। तो 0.5 पॉसिबल नहीं है यार। ये 0.5 वाला
एग्जिस्टेंस ही नहीं होगा। मैं बोल रहा हूँ आधा आधा आ गया स्टूडेंट ना, ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? सोचो आप लोग। भाई मैं अगर किसी भी तरीके से बोलूं कि उसकी हाइट कम है या कुछ भी, तो हाफ थोड़ी हो जाएगा, उसकी आइडेंटिटी खत्म कर दी हमने। वो क्लास 12 का तो स्टूडेंट है ही ना, तो स्टूडेंट में वो काउंट होगा ही होगा। या तो 23 होंगे या कितना होगा 24 होगा। क्या 0.5 हो सकता है? तो वैसे ही इलेक्ट्रॉन में क्या ये पॉसिबल है? तो जब भी कोई चार्ज होगा ना, तो चार्ज को हम टोटल चार्ज को इस तरीके से लिखेंगे, टोटल चार्ज Q इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और इनटू एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज। तो एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज ये होता है और उसको किससे मल्टीप्लाई करना है? n से, और क्या आ जाएगा? टोटल चार्ज आ जाएगा। जैसे किसी बॉडी पे, जैसे एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। दो इलेक्ट्रॉन पे कितना होगा? 2 इंटू 1.6 इंटू 10 पावर -19। 3 पे कितना होगा? 3 इंटू। 5 पे कितना होगा? 5 इंटू ई बोल सकता हूं। इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है उसे हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं, तो 5 इंटू ई हो जाएगा। और एन पे कितना होगा? तो वही तो लिखा हुआ फॉर्मूला यार, देखो क्वांटाइजेशन का समझ में आ गया आप लोगों को फॉर्मूला। तो ये क्वांटाइजेशन का फॉर्मूला है, बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इस पे क्वेश्चंस आएंगे फिर। ठीक है, तो आप लिख दो इसको, क्वांटाइजेशन का मीनिंग भी, डेफिनेशन भी लिखता हूं मैं। पहले इस फॉर्मूले को लिख दो, आप छोटी सी फॉर्मूला लिख दो। ये बहुत डीप कंसेप्ट है, हाँ, इसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अभी क्वेश्चनों की शुरुआत करने वाले हैं हम लोग इसी कंसेप्ट के साथ में। तो पहले लिखना आप लोग हेडिंग में, द क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, the quantization of electric charge means that the quantization of electric charge means that the total charge of a body, the total charge of a body is always, the total charge of a body is always n, a n n वाला, okay, n integral multiple of a basic quantum of the charge। अब बेसिक क्वांटम कौन है चार्ज का? इलेक्ट्रॉन। सबसे बेसिक क्वांटम कौन सा है चार्ज का? इलेक्ट्रॉन है बेसिकली। ओके, तो ये यही बोल रहा है कि किसी बॉडी पे जो चार्ज होगा वो हमेशा किसके इक्वल होगा? बताओ, जो इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है उसके इंटीग्रल मल्टीपल के इक्वल होगा। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? तो हमेशा फॉर्मूला जरा ध्यान से देख लो, फॉर्मूले को फॉर्मेट में बताता हूं। तो ऐसे भी लिख सकते हैं आप, देखो टोटल चार्ज, इससे आपको और कनेक्ट होगा, इससे आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, ऐसे लिखेंगे अगर तो देखो ये है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और इनटू चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। ये देखो ये, अब आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे जब आपने इसको ऐसे लिख दिया तो ये ठीक है। अब आपको समझ में भी आ गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने हैं उसको एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल चार्ज आ जाएगा किसी बॉडी पे। क्लियर? ये अभी मैंने बोला कि इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होगा या इलेक्ट्रॉन्स के जो नंबर होंगे वो या तो 1 हो सकता है या फिर 2 हो सकते हैं या 3 हो सकते हैं, पर पॉइंट फ्रैक्शन में नहीं होगा वो। तभी तो बोला इंटीग्रल मल्टीपल। इंटीग्रल मल्टीपल पता है ना आप लोगों को? इंटीजर मतलब 2 3 4 1 2 3 4 इस टाइप में आएगा वो, और 4.5 होगा तो इंटीजर नहीं होगा। ये बात समझ में आ रही? तो इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब होगा 1 2 3 4 5 इस तरीके से काउंटिंग में आएगा वो। ठीक है, जैसे अभी बताया था क्या 23.5 स्टूडेंट पॉसिबल है क्या? तो 22 पॉसिबल है या फिर 24 पॉसिबल है या 23 पॉसिबल है, पर 0.5 पॉसिबल नहीं है। तो वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स के नंबर में कभी पॉइंट आए कि 4.5 इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब ये कंसेप्ट गड़बड़ हो रहा है या कहीं गलत हो रहा है उसमें। ओके, वो गलत है। ठीक, तो अभी कुछ क्वेश्चन देता हूं, छोटा सा क्वेश्चन। तो लिखना when 10 to the power 19 electrons are removed, when 10 to the power 19 electrons are removed from a neutral metal plate, when 10 to the power 19 electrons are removed from a neutral metal plate, the electric charge on it is, इस पे कितना इलेक्ट्रिक चार्ज होगा? किसी बॉडी से कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव किया आपने? 10 पावर 19 इलेक्ट्रॉन। समझ में? क्वेश्चन क्या? दोबारा बोलो। किसी बॉडी से आपने 10 टू द पावर 19 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिए हैं, ये बात समझ में आई? न्यूट्रल थी पहले प्लेट, ओके, उससे इतने इलेक्ट्रॉन रिमूव किए, तो इसे बोला कि इलेक्ट्रिक चार्ज कितना होगा उस बॉडी पे। तो आपके ऑप्शन दिए, आंसर कोई नहीं बताएगा जब तक सबसे नहीं पूछा जाएगा। तो -1.6 कूलम का चार्ज इस पे रह जाएगा। दूसरा ऑप्शन है +1.6 का
कूलॉम का इस पे चार्ज रह जाएगा। तीसरा ऑप्शन है इसका कि 10 की पावर प्लस का 19 कूलॉम इस पे चार्ज रह जाएगा। और चौथा ऑप्शन है 10 टू द पावर माइनस 19 कूलॉम इस पे हाँ ठीक है, ये इतना चार्ज रह जाएगा। तो आपको अपने ऑप्शंस बताने ए बी सी डी में से जो भी आपको सही लग रहा है वो करेक्ट करना है आपको। हाँ, तो बनाओ तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर, क्या लग रहा है आप लोगों को? और आंसर कोई नहीं बताएगा पहले, बस ध्यान ये रखना कि फॉर्मूला वही है जो अभी पढ़ाया है और कोई फॉर्मूला नहीं है। अगर आपको ये ध्यान रख लिया आपने तो आंसर आ ही जाएगा आपका। तो आरुष बनाओ, जल्दी बनाओ, बनाए बेटा, ठीक बनाए, बनाओ बनाओ, कोशिश करो बनाओ, जल्दी बनाओ। सांबे बनाए, ठीक। ए बी सी डी अपना मार्क रखना आप लोग। बना दिया, ठीक। आदित्य बना दिया, बनाओ बनाओ बनाओ, जल्दी बनाओ। कौस्तुभ बना दिया, ठीक। तेजस जल्दी बनाओ बेटा, सभी लोग बनाओ, जल्दी से बनाओ। अनन्या बना दिया, फॉर्मूला लगाओ उस पर। समृद्धि बन गया, ठीक है, ओके ओके। आरुष बन गया पक्का? मैं तुम्हें से पूछूंगा अभी थोड़ी देर में। चलो करें, सब लोग तैयार हैं? तो बताओ तो आरुष क्या लगाया बेटा आपने आंसर? ए बी सी डी, बी, बी लगाया। अच्छा चलो देखते हैं। और लोगों ने क्या लगाया बेटा? आप लोगों ने क्या लगाया? बी, आपने बी, आपने बी, आप लोगों ने और पक्का बी लगाया। नहीं बी, ए आप लोगों ने क्या लगाया बेटा आंसर? आदित्य करो यार, कब लगाओगे? ये आरुष क्या आंसर लगाया बेटा? बी, बी, बी। तेजस क्या आंसर है? बी मत बोल देना, पहले सॉल्व करो तब बोलना है। बी, सब बी बोले, मैं बी बोल ही देता हूँ, आंसर तो आ ही जाएगा। आंसर मैं ले आऊंगा ना। कौस्तुभ क्या है आंसर? बी, पक्का? सारे लोग एक साथ कैसे गलत हो सकते हैं यार? देखो क्या फॉर्मूला लगाया सबने? Q इक्वल टू एन इंटू ई। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? टोटल चार्ज क्या गिवन है हमें, वो तो निकालना ना, कितना चार्ज रह जाएगा या कितना चार्ज बनेगा। ओके, क्या Q की वैल्यू कितनी है बेटा? कितने इलेक्ट्रॉन्स निकाले इसने बाहर? 10 पावर 19। और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19। ओके, प्लस माइनस नहीं लगाना है आपने, वो तो पता है ना। मैं प्लस माइनस वैसे भी सिंबल में नहीं है, मैंने बताया था, बस दो अलग चीजों को दिखाने के लिए प्लस माइनस यूज करते हैं हम लोग। ओके, ये नेगेटिव लिखने का जरूरत नहीं है यहाँ पे। बताओ क्या ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे? तो बचा आंसर क्या? 1.6। यस और नो? क्या ए है और बी, दो ऑप्शन है कि नहीं हमारे पास? अब एक चीज ध्यान देनी है आपने ना यार, कोई बॉडी, पहले बॉडी न्यूट्रल थी कि नहीं थी? पहले ही बॉडी न्यूट्रल थी, देखो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। अब इससे इलेक्ट्रॉन गया, इससे इलेक्ट्रॉन बाहर चले गया, ये बात समझ में आ रही सबको? तो इससे इलेक्ट्रॉन बाहर चलेगा तो इस पे पास पॉजिटिव चार्ज बचेगा या नेगेटिव चार्ज बचेगा? तो पॉजिटिव चार्ज बचेगा। तो पॉजिटिव चार्ज वाला ऑप्शन यही है कि नहीं है? तो ये पॉजिटिवली चार्ज होगी यार, तो इसका आंसर प्लस 1.6 है। यस और नो? तो सामूहिक रूप से सभी लोग सही थे, ठीक है, सबका तो आंसर सही था। बस जिनका आया नहीं, जो आने वाला था, यही आने वाला था आप लोगों का। ठीक है, क्या समझ में आया आप लोगों को? बस इतना सिंपल क्वेश्चन है। तो अब एक और क्वेश्चन लिखना आप लोग, बस लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज का, फिर आगे कल से हम क्वेश्चन नहीं करेंगे। तो एक क्वेश्चन और लिखना आप लोग। इफ अ बॉडी हैज अ चार्ज ऑफ 10 टू द पावर -12 कूलम, एक बॉडी के पास चार्ज है 10 पावर -12 कूलम का। यस और नो? तो इसने बोला, ऑप्शन दिया हुआ इसने, प्लस में दिया हुआ, जब तक कुछ साइन नहीं दिया हुआ तो आप किस में मानेंगे इसको? प्लस मानेंगे। तो इतना चार्ज दिया हुआ। ओके, तो दिस बॉडी हैज, तो इस बॉडी के पास पहला ऑप्शन है 6.25 इंटू 10 टू द पावर 6 एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इतना एक्सेस होगा इलेक्ट्रॉन का, ये बोल रहा है। दूसरा ऑप्शन बोल रहा, द बॉडी हैज 625 इंटू 10 टू द पावर 6, ये एक्सेस में, ये भी एक्सेस में बोला हुआ है। ओके, ये सी ऑप्शन जो दिया हुआ है, सी ऑप्शन दिया हुआ है 6.25 इंटू 10 पावर 6 डेफिशिएंसी, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। हाँ, ऑफ इलेक्ट्रॉन चल रहा है, ऑफ इलेक्ट्रॉन।
और डी ऑप्शन दिया हुआ आपको द बॉडी हैज 6.25 इंटू 10⁻³ डेफिशिएंसी इंटू 10⁻³ डेफिशिएंसी। आपने आंसर बताना नहीं है, सब लोग सॉल्व करेंगे, मैं आंसर जिससे पूछूंगा वो बताएगा बस। तो जरा बताओ इसको, लास्ट क्वेश्चन आज की सभा का क्वेश्चन दोबारा रिपीट करो। क्वेश्चन ये था, इफ अ बॉडी हैज अ चार्ज ऑफ 10⁻⁻12 कूलम, वही प्लस का, यहाँ पे प्लस लिखा हुआ, ओके ये, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा आप लोगों का? आंसर कोई नहीं बताएगा, आंसर सब लोग सॉल्व करें अपना। बनाओ बनाओ बनाओ। सॉरी, क्वेश्चन किसको नहीं समझ में आया, फिर क्वेश्चन भी समझाऊंगा मैं, बताओ। सॉरी सॉरी, क्वेश्चन किसको नहीं समझ में आया? अच्छा, और सबको समझ में आ गया? और मैं पूछूंगा, हाँ जल्दी बताओ, और किसको नहीं समझ में आया? हाँ, और सबको समझ में आ गया? देखो यार क्या बोल रहा है क्वेश्चन, देखो ना, एक बॉडी है ना, उसके पास इतना चार्ज है, प्लस में इतना चार्ज है, ये बात समझ में, इतना चार्ज दे रखा है उसके पास, ओके। तो अब मैं इतना चार्ज दिया हुआ किसी बॉडी के पास, तो मुझे बताना है कि उस बॉडी से इलेक्ट्रॉन ज्यादा है या कम है, या उससे इलेक्ट्रॉन गए हैं या लिए हैं उसने, ये बात समझ में आ रही? उसके पास आए हैं या गए हैं। तो पहले साइन से देख लो, क्या साइन आ रहा है यहाँ पे? पॉजिटिव साइन कब आता है? जब उससे गए होंगे। गए का मतलब डेफिशिएंसी या फिर एक्सेस? डेफिशिएंसी, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हुई होगी, तो मतलब आंसर किन में से है? डेफिशिएंसी में से है। क्या ये बात समझ में आ रही? अब कितने इलेक्ट्रॉन्स गए हैं वो बताना है, तो आपको चार्ज दिया हुआ टोटल, तो आपको फॉर्मूला पता है कि नहीं पता है? तो आप आंसर बताओ जल्दी से। सी, पक्का? हाँ सी होगा, फिर लग रहा है आप लोग सबका आ रहा है। क्या फॉर्मूला लगाना है? Q इक्वल टू N इंटू ई। क्यू क्या है? टोटल चार्ज, और ई पता है आप लोगों को, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज। हमें क्या निकालना है? इलेक्ट्रॉन्स के नंबर, तो हमें N निकालना है बेसिकली। तो N क्या सी आ रहा है सबका? बस सी आंसर है इसका। क्लियर? ठीक है, तो बस अब कल की क्लास में हम लोग न्यूमेरिकल ही करने चालू करेंगे। एक तो न्यूमेरिकल पे अच्छी पकड़ होनी चाहिए बेटा, ठीक है, ओके। न्यूमेरिकल जितने अच्छे होंगे उतने आपके कंसेप्ट अच्छे होने वाले हैं। तो फॉर्मूले और कंसेप्ट छोटे छोटे हैं, उन पे बहुत सारे न्यूमेरिकल करने वाले हैं हम लोग। क्या आज की क्लास सबको समझ में आई? पक्का? भाई फॉर्मूला एक ही है, उसी फॉर्मूले पे क्वेश्चन होने हैं बस, अभी कोई एक्स्ट्रा फॉर्मूले कराए ही नहीं, बस ऐसे ही चलेंगे। अच्छा, कल सब लोग करके आएंगे हाँ क्वेश्चंस। अगर मैं आज क्वेश्चन भेजूंगा ना अगर ग्रुप में, तो सारे लोगों के क्वेश्चन होने चाहिए। और पहली बात, ऐसा अगर क्वेश्चन नहीं भी भेजे मैंने, माना बात नहीं है अभी ये क्वेश्चन, तो आप लोग सब कुछ ये पढ़ के आएंगे। मैं एक एक डिटेल पूछूंगा कल, आज नहीं पूछा ना मैंने, आज नहीं पूछा, कल पूछूंगा मैं, ठीक है। और पनिशमेंट भी मिलेगा सबके सामने, तो इसलिए तैयार करके आना। आज बहुत सारे लोग पढ़ के नहीं आए थे और ईमानदारी से आपने हाथ खड़ा कर दिया था, पर आज ईमानदारी के चक्कर में छोड़ दिया मैंने, कल नहीं छोड़ूंगा, ओके ठीक है। ज़्यादा ईमानदारी भी नहीं चलेगी, आपने पढ़ के आना है भाई, ओके ठीक है। वेलकम बेटा, वेलकम ऑल ऑफ यू।